अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स। आज का हमारा सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। गुड इवनिंग सर। इसमें हम केस टेकिंग को देखेंगे और केस टेकिंग के इम्पोर्टेंट टूल ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करेंगे। फिर साथ जो रिलेटेड रूब्रिक्स हैं, जो हमारी कॉमन रूब्रिक्स होती हैं ड्यूरिंग द केस टेकिंग, जो यूज हो रही होती हैं, हमने उसको कैसे ऑब्जर्व करना है और कैसे यूज करना है। तो इस हवाले से आज का सेशन इम्पोर्टेंट सेशन है। Learn and practice the homeopathy. Case taking through some points and some important rubrics of the observation. केस टेकिंग में माइंड पोर्शन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, इसकी रीजन क्या होती है, हम इसके ऊपर क्यों फोकस करते हैं, या हम बॉडी लैंग्वेज को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 बड़ी कैविटीज होती हैं, 3 कैविटीज इन द बॉडी विच कंटेन द ऑर्गन्स, जिसमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जो सबसे बड़ी कैविटी है वो है हेड। ये हमारी फर्स्ट कैविटी है और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? ब्रेन, माउथ एंड सेंस ऑर्गन। ये हमारा फर्स्ट ऑर्गन है, फर्स्ट कैविटी है, जिसको नोबल कहा जाता है, जिसको लीडिंग पोजीशन कहा जाता है, और इसको इंसान का सरमाया कहा जाता है, कैपिटल ऑफ द मैन। इट प्रोटेक्ट द कैपिटल ऑफ मैन। ये इंसान के सरमाए की हिफाजत करती है। इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े होते हैं। ये इंसान का सबसे बड़ा दोस्त है, इसकी इंटेलिजेंस है, इसका काम है। तो ये फर्स्ट पोर्शन हेड, ये वाला पोर्शन हमारा फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट कैविटी है, जिसमें 3 ऑर्गन होते हैं, ब्रेन, माउथ एंड सेंस ऑर्गन, और सबसे नोबल कहा जाता है इसको। अब हम आते हैं सेकंड कैविटी की तरफ। सेकंड कैविटी हमारी चेस्ट है, और चेस्ट किससे बनी होती है? गोश्त से और हड्डियों से बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ फ्लैश एंड बोन। आप चेस्ट के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स को देखते हैं, जिसमें हार्ट भी है, लंग्स है इसके अंदर, और डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्गन थाइमस भी यहाँ पे पाया जाता है, थाइमस भी मौजूद है यहाँ पे। और थाइमस का क्या रोल होता है? दे मेक द WBC, वाइट ब्लड सेल्स, जैसे टी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। और किसी भी बॉडी के इम्यून सिस्टम में इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसके बाद हम थर्ड कैविटी की तरफ चलते हैं, और थर्ड कैविटी है अब्डोमेन। इट हैज नो वॉल, कोई दीवार नहीं है इसके अंदर। सिर्फ क्या चीज है इसके अंदर? मसल्स हैं। नो बोन्स टू प्रोटेक्ट, इसके अंदर कोई बोन मौजूद नहीं है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये थी हमारी 3 कैविटीज। अब मैं आपको बताता जाऊं कि हेड को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। पहले तो एग्जांपल हम चेस्ट से शुरू करते हैं। चेस्ट के अंदर आपके लंग्स मौजूद हैं, आपके हार्ट मौजूद है, और ऑर्गन्स मौजूद हैं। आप देखें कि मैक्सिमम आप अपनी सांस को कितनी देर रोक सकते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इससे ज्यादा आप अपनी सांस को नहीं रोक सकते। आप अपनी हार्ट बीट को रोक नहीं सकते, ना उसको आप ज्यादा तेज कर सकते हैं, ना स्लो कर सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या चीजें हो रही हैं? इनवॉलेंट्री हो रही। इसमें आपकी विल शामिल नहीं है, आपकी मर्जी शामिल नहीं है। आपकी स्किन है, वो आपके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखती है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको नॉर्मल रखती है। उसमें आपका कोई रोल नहीं है।
इसी तरह आप जो खाना खाते हैं वो कैसे हजम होता है, कैसे आपकी बॉडी का हिस्सा बनता है, उसमें से कौन सी चीजें पहले अब डाइजेस्ट हो रही होती हैं, कौन सी देर से हो रही होती है, इसमें आपका कोई भी रोल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जो चॉकलेट खाई है वो पहले हजम हो जाए, सॉरी कि मैंने जो चॉकलेट खाई वो पहले हजम हो जाए और जो बाकी खाना खाया वो बाद में। नो, आपका डाइजेशंस में, यूरिनेशंस में, किसी भी बॉडी के फंक्शन में कोई रोल नहीं है। ये सब चीजें इनवॉलेंट्री हो रही हैं। सो जब आपकी वहां पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, सब चीजें इनवॉलेंट्री हो रही हैं, तो फिर आपका क्या रोल रह गया? तो हेड को या ब्रेन को इसलिए इंपॉर्टेंस दी जाती है कि जहां पे हम जो कुछ सोचते हैं वही करते हैं, हमें जो कुछ पसंद है वही हम देख रहे होते हैं। सो इसलिए ब्रेन को इंपॉर्टेंस दी जाती है, हेड को इंपॉर्टेंस दी जाती है कि हम जो कुछ पसंद कर रहे होते हैं, जो कुछ सोच रहे होते हैं, जो कुछ करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो सारा हम अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि ब्रेन, हेड के अंदर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं? ब्रेन, माउथ, सेंस ऑर्गन। सो व्हाट इज द ब्रेन? ब्रेन इज कंसिडर्ड टू बी फिजिकल थिंग, जबकि माइंड को हम कहते हैं मेंटल। माइंड इज कंसिडर्ड टू बी मेंटल। ब्रेन के अंदर नर्व सेल्स आते हैं, उनको आप टच कर सकते हैं, लेकिन माइंड को आप टच नहीं कर सकते। ब्रेन को, इट इज अ फिजिकल थिंग, आप उसको टच कर सकते हैं, लेकिन मेंटल को आप टच नहीं कर सकते, माइंड को आप टच नहीं कर सकते। सो ब्रेन क्या है? फिजिकल सब्सटेंस है। और माइंड क्या है? इट इज द आउटकम ऑफ रिलीज ऑफ फ्रॉम न्यूरॉन्स। सो ये बेसिक डिफरेंस है ब्रेन और माइंड में। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है ऑब्जर्वेशन एंड इंट्रोगेशन। ऑब्जर्वेशन को बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारी बातें जो पेशेंट या पर्सन अपने मुंह से नहीं कह सकता, वो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए बता रहा होता है। आपने अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि वो अपनी आंखों के जरिए बहुत सारी बातें कह जाते हैं। किसी पर्सन को आप इजीली देख सकते हैं कि वो खुश है या परेशान है, इजीली उसको आप जज कर सकते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके फेस एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं, उसकी आंखों की मूवमेंट से देख सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन एक फिजिशियन के लिए जरूरी होता है कि उसे कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन, दीस आर द नॉन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल पार्ट ऑफ द केस टेकिंग, और दीस आर दे मेक 93%। तो ये 93% हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 93% को हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो पेशेंट अपने मुंह से नहीं कहता? ये फिजिशियन होता है जो उसके ऊपर उसकी माइंड सिम्टम को, उसकी बातों को ट्रांसलेट करके रुब्रिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होता है। सो हियर आर सम ऑब्जर्वेशन बेस्ड रुब्रिक्स: timidity, booster, abrupt, fastidious, cheerful, haughty, frown disposed, serious, avaricious। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आज के सेशन के हवाले से सिर्फ इतनी ही रुब्रिक्स को डिस्कस किया जाएगा। अब हम मूव करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉपर टू। If the patient makes you call or set the appointment with and reach in the time with the complete reports and the history, कि पेशेंट आने से पहले आपको कॉल करता है
आपसे टाइम लेता है कि डॉक्टर मैं किस टाइम आऊं, फिर एग्जैक्ट उस टाइम पे वो पहुंच भी जाता है। आपसे पूछता है कि डॉक्टर मुझे अपने साथ क्या क्या लेके आना पड़ेगा। तो जब आपके पास आता है तो उसके पास प्रीवियस हिस्ट्री सारी मौजूद होती है, जिस जिस डॉक्टर को, हॉस्पिटल्स को उसने विजिट किया, कहाँ कर गया, कौन से लैब टेस्ट उसने परफॉर्म किए, वो हर चीज का रिकॉर्ड उसके पास मौजूद होता है। तो अगर पेशेंट के अंदर ये सब चीजें मौजूद होंगी, वो टाइम पे आएगा, अपॉइंटमेंट लेके आएगा आपसे, उसके बाद जब आपके पास आएगा तो हर चीज उसके पास कंप्लीट मौजूद होगी, आपको कंप्लीट डिटेल्स देगा। तो यहाँ पे रूब्रिक अप्लाई होती है प्रॉपर टू। इसके बाद हम नेक्स्ट रूब्रिक की तरफ चलते हैं, इम्पेशंस। और इसके साथ मैंने एक और लिखा हुआ है, इम्पेशंस वेट कैन नॉट। आपने ये अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जब पेशेंट डॉक्टर चैम्बर्स में आता है, क्लिनिक में इन होता है, तो उसके बाद और डॉक्टर के पास मरीजों का रश है, डॉक्टर पेशेंट चेक कर रहे हैं, अब वो बार बार काउंटर पे आएगा, अच्छा बताओ मेरा नंबर कब आएगा। बार बार आपके केबिन में देखने की कोशिश करेगा, केबिन में आ जाएगा, डॉक्टर मेरा नंबर कब आएगा। ये बार बार वो चीजें पूछेगा आपसे। मेरा कितना टाइम रह गया डॉक्टर, मेरा नंबर कब आएगा, ये चीजें वो आपसे बार बार पूछेगा। इसके ऊपर रूब्रिक अप्लाई होती है इम्पेशंस। और इसके अगर हम मजीद चलें तो इसके अंदर आती है इम्पेशंस वेट कैन नॉट। इसके अंदर 3 मेडिसिन आ जाती हैं। इम्पेशंस एक बड़ी रूब्रिक है, लेकिन इम्पेशेंट वेट कैन नॉट में देयर आर 3 मेडिसिन, और ये कंप्लीट डायनेमिक्स से ये रूब्रिक ली गई है। तो इम्पेशेंस मीन हैविंग अ लैक ऑफ पेशेंस, इसके अंदर पेशेंस नहीं होता। It describes a person who become restless or easily annoyed by simple mistake or having to wait for my turn, saying when my turn, बार बार पूछेगा। तो वहां पे ये रूब्रिक अप्लाई होती है impatience, और impatience wait cannot। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन पे काम कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन में पेशेंट का गेटअप, उसकी ड्रेसिंग, उसकी पोस्चर, उसके जेस्चर, उसकी स्माइल, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज को हमने नोट करना होता है। तो अब हम इसके नेक्स्ट रूब्रिक की तरफ मूव करते हैं, वो है फास्टिडियस। पर्सन वियरिंग वेरी नीट एंड क्लीन एंड आयरन ड्रेस्ड। उसका जो ड्रेस उसने पहना हुआ है बड़ा खूबसूरत सा, बाकायदा प्रेस हुआ हुआ है, हर चीज बड़े तरीके से, सलीके से उसने पहनी हुई है। अगर उसने कोट पहना हुआ है तो कोट कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी और बंदे का ये पहना है कोट। अगर उसने शर्ट पहनी हुई है तो कहीं से भी ऐसे नहीं लग रहा कि ये शर्ट प्रेस नहीं हुई है या किसी और की वो पहना है। टाई लगाई हुई है तो वो टाई बाकायदा उसकी मैचिंग टाई होगी। उसने शूज पहने होंगे तो वो प्रॉपर शूज होंगे, पॉलिश होंगे। तो कहीं से भी आप उसके ड्रेस में ये नहीं देख सकते कि कोई कमी है। इसके साथ एक रूब्रिक दूसरी भी आती है फास्टिडियस के साथ, टाइडी। तो ये दोनों इस चीज पे फोकस करते हैं, अपनी क्लीननेस पे एक्यूरेट होते हैं, अपनी ड्रेसिंग में सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, साफ सुथरे होते हैं, हर चीज को मेंटेन किया होता है इन्होंने। तो यहाँ पे रूब्रिक अप्लाई होती है फास्टिडियस। नेक्स्ट हमारी रूब्रिक है एक्सट्रोवर्टेड। Extroverted, these are the socially confident person. एक्स्ट्रो मीन के ये अपने जो कुछ है वो बाहर निकाल देते हैं, ये अपने अंदर कुछ रखते नहीं है। और एक्सट्रोवर्टेड आप रूब्रिक कब अप्लाई करेंगे कि पेशेंट डॉक्टर चैम्बर में आते ही स्टार्ट हो जाता है, डॉक्टर मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे इतने से प्रॉब्लम है, मैंने फलां डॉक्टर को विजिट किया, मुझे इस बीमारी के दौरान ये प्रॉब्लम्स होते हैं, ये कंटिन्यूस स्टार्ट हो जाएगा, आपको अचानक शुरू हो जाएगा।
और तमाम बातें आपके बगैर पूछे आपको वो बोलता जाएगा, आपको चीज़ें बताता जाएगा। जो-जो उसकी सिम्पटम्स हैं, जो-जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, वो सब कुछ आपको बताता जाएगा। तो यहाँ पे फिर रूब्रिक अप्लाई होती है एक्सट्रोवर्टेड। एक्सट्रोवर्टेड और दूसरा लफ्ज़ होता है इंट्रोवर्टेड। मैं दोनों का कंपैरिज़न भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि कहाँ पे आप एक्सट्रोवर्टेड लगाएँगे और कहाँ पे इंट्रोवर्टेड लगाएँगे। जो एक्सट्रोवर्टेड पर्सन्स होते हैं, दे एन्जॉय द स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स, दूसरों के साथ टाइम गुज़ारते हैं। जबकि जो इंट्रोवर्टेड होते हैं, वो अकेले ही टाइम गुज़ारते हैं। एक्सट्रोवर्टेड आउटगोइंग होते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते-फिरते हैं। इंट्रोवर्टेड रिज़र्व रहते हैं। इसी तरह जो एक्सट्रोवर्टेड होंगे, ये हमेशा टीम वर्क में काम करेंगे, लोगों के साथ मिल के काम करेंगे। इंट्रोवर्टेड टीम वर्क में काम नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट काम करेंगे, अकेले काम करेंगे, किसी को अपने साथ मिलाएँगे नहीं। एक्सट्रोवर्टेड्स लाइक टू टॉक द थिंग्स विद अदर्स, दूसरों के साथ बातें करते हैं, दूसरों के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, दूसरों को अपनी बातें बताते हैं। लेकिन जो इंट्रोवर्टेड होते हैं, इनके अंदर ही अंदर एक प्रोसेस चल रहा होता है। ये अपने अंदर की चीज़ें बाहर नहीं निकालते और जो एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, वो अपने अंदर की चीज़ें बाहर निकाल देते हैं। मैं आपको एक अच्छी सी एग्ज़ाम्पल इसकी बताता जाऊँ, इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड में। इंट्रोवर्टेड जो होते हैं, वो हमेशा फ्यूचर को देखते हैं। बताओ ना यार क्या हुआ आपके साथ? यार वक़्त आने पे आपको पता चल जाएगा। वक़्त आने पे मैं आपको बता दूँगा। ये रिमार्क्स हमेशा इंट्रोवर्टेड के होते हैं। आप बताइए ना आपको क्या परेशानी है? डॉक्टर मैं अभी नहीं बता सकता। इंट्रोवर्टेड जो होते हैं वो हमेशा चीज़ों को सेव रखते हैं, वो रिज़र्व होते हैं, वो वक़्त आने पे चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं। एक्सट्रोवर्टेड जो होते हैं वो मौके को नहीं देखते, ना वक़्त का इंतज़ार करते हैं। वो जो कुछ होता है वो खुल के बयान कर देते हैं। तो दीस आर द एक्सट्रोवर्टेड कि जब आपके पास पेशेंट एकदम एंटर होता है और आते ही आपको अपनी सारी हिस्ट्री बताना शुरू कर देता है। इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करता कि आप उससे उसका नाम पूछें, उसकी एज पूछें, नो, वो सब कुछ आपको ऑलरेडी बताना शुरू कर देता है। अच्छा ये भी याद रखिएगा ड्यूरिंग द केस टेकिंग कि पेशेंट अगर अपनी सिम्पटम बताना आपको शुरू हो गया है, तो आप उसको रोक के नहीं पूछेंगे, आपका नाम क्या है? आपकी एज क्या है? नो, आप उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, उसको बताने दें, क्योंकि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं है, नाम या एज की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, वो आप एंड पे भी उससे पूछ सकते हैं। पेशेंट को बोलने दें, जो पेशेंट आपसे जो बात करता है, कहता है, उसको बोलने दें, उसको रोकें नहीं। क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सबसे पहले नाम पूछना है और उसकी एज पूछनी है। अगर पेशेंट आते ही आपके साथ स्टार्ट हो गया है, अपना मसला बताना आपको शुरू हो गया है, तो लेट हिम अलाउ टू स्पीक, उसे बोलने दें जो कुछ बोलता है। नेक्स्ट हमारी रूब्रिक है, हम चूँकि इस पे बिहेवियर पे भी बात करेंगे। एटीट्यूड, बिहेवियर इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है ड्यूरिंग द केस टेकिंग, चूँकि हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो रूब्रिक इसमें अप्लाई होती है रूडनेस और इंसोलेंस इन एक्ट। मैंने इसके साथ इन एक्ट भी लगा दिया क्योंकि इसके अंदर 2 मेडिसिन आ जाती हैं। इंसोलेंस एक बड़ी रूब्रिक है, रूडनेस भी बड़ी रूब्रिक है। जब इंसोलेंस इन एक्ट लगाते हैं तो ये फिर बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है, इसके अंदर 2 मेडिसिन आ जाती हैं। तो रूडनेस और इंसोलेंस में क्या होता है? लैक ऑफ मैनर्स और रिस्पेक्ट, इंसल्टिंग और कंटेम्पचुअस इन स्पीच और कंडक्ट। मैनर्स नहीं होते इसके अंदर। ये दोनों मैंने पिक्चर आपके साथ शेयर की हैं कि आप देखें कि ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं? इल मैनर्स को। ये मैनर्स नहीं है कि उसने टेबल के ऊपर टाँगें रखी हुई हैं। दूसरा जो पीछे एक छोटी बच्ची बैठी है उसने सीट के ऊपर पाँव रखी है। इसी तरह डॉक्टर के केबिन में पेशेंट क्या करता है कि वो बड़ा मज़ाहिया अंदाज में चीज़ों को लेता है। डॉक्टर कुछ समझता ही नहीं है। डॉक्टर के साथ एड्रेस बात कर रहा है, बीच में उसका दोस्त आ गया, उसे कह के हेलो कैसे हो आप? किधर जा रहे हो यार? ओ यार मैं डॉक्टर के पास आ गया हूँ बस। अब देखें ये मैनर्स नहीं है। इसी तरह वो सीरियस नहीं होगा।
वो अपने सिम्टम्स बताने में सीरियस नहीं। आप बताएं ना, आप पूछते हैं क्या हुआ आपको, क्या प्रॉब्लम क्या हुई? छोड़ें जी, बस हो गई है जो ना। बड़ा ऐसा मैनर करेगा जिससे वो ज़ाहिर होगा कि वो सीरियस नहीं है। उसे ये नहीं पता कि मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। आपसे बात कर रहा है, बीच में मोबाइल के साथ खेलना शुरू कर देगा, कोई मोबाइल टोन लगा देगा, गेम खेलना शुरू कर देगा। तो ये सब चीज़ें रूडनेस और इंसोलेंस को ज़ाहिर करती हैं। जहाँ पे मैनर्स नहीं होंगे, हर चीज़ के एक मैनर्स होते हैं। डॉक्टर के पास बैठा है, तो वो एज़ अ पेशेंट के तौर पे बैठा है। उसे पेशेंट के तौर पे बिहेव करनी चाहिए। तो इसमें जब पेशेंट ऐसे करेगा, तो आप उसमें रूब्रिक अप्लाई करेंगे, रूडनेस और इंसोलेंस इन एक्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट रूब्रिक की तरफ जाते हैं, वेनरेशन। ये उसका उल्ट होता है रूडनेस या इंसोलेंस का। उसमें रिस्पेक्ट नहीं होती, उसमें मैनर्स नहीं होते। वेनरेशन में मैनर्स होती हैं, इसमें रिस्पेक्ट दी जाती है। ग्रेट रिस्पेक्ट टू ऑनर समवन लाइक डॉक्टर, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। हमेशा ये याद रखें कि वेनरेशन तभी दी जाती है जब किसी जगह पे किसी पर्सन को उसके डेजिग्नेशन की वजह से, उसके ऑनर की वजह से, उसके रुतबे की वजह से, उसके ओहदे की वजह से उसको हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये डॉक्टर के पास आएगा, तो डॉक्टर को कैसे ये अपनी वेनरेट करेगा? बड़े अदब से मिलेगा, हेलो डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आप अपनी सीट पे उठे हैं तो ये भी साथ उठ जाएगा, ये बैठेगा नहीं। और सपोज आप खड़े हैं, तो ये उस वक्त तक बैठेगा नहीं जब तक आप नहीं बैठेंगे। तो यहाँ वहां पे ये अपनी रिस्पेक्ट दे रहा था डॉक्टर को, बड़े प्यार से, बड़े तरीके से बात कर रहा होता है, बड़े अदब के साथ बात कर रहा होता है। इसी तरह वेनरेशन में और हम किस सेंस में इसको ले सकते हैं कि एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर, मुझे मेरे पेरेंट्स ना बड़े मेरे साथ ज्यादती करते हैं, मुझे गालियां देते हैं, मेरे साथ बुरा करते हैं, मेरा भाई मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक नहीं करता, बुरा सलूक करता है। लेकिन डॉक्टर, मैं उसको बड़े होने की वजह से या वालिदैन को बूढ़ा होने की वजह से, देखिए ना मुझसे उम्र में बड़े हैं, उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, हर लिहाज से तो मेरे से वो बड़े हैं ना, तो मैं इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे भी रूब्रिक अप्लाई होती है, वेनरेशन। कि जब पेशेंट ऐसा वर्जन आपके सामने देता है, तो यहाँ पे भी जो रूब्रिक अप्लाई होगी वो क्या होगी? वेनरेशन। वेनरेशन, यस, आप साइड पे इसकी देख सकते हैं, दोनों मैंने इसकी पिक्चर भी शेयर की हुई है वेनरेशन की। और वेनरेशन में लाजमी नहीं होता कि आप किसी के डॉक्टर को ही रिस्पेक्ट दे रहे हो या किसी बड़े को भी रिस्पेक्ट दे रहे हो। आपकी वेनरेशन आपके रिलीजन, आपके मजहब की सूरत में भी हो सकती है। जब आप अपने मजहब के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस होते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, तो ये भी वेनरेशन ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हॉटी को। हॉटी के लिए ये पोजीशंस हैं, ज़रा देखिएगा आप इसको। लाइक आप तीनों पिक्चर्स में देख सकते हैं, तीनों फोटो में देख सकते हैं कि एक फोटो में क्या हुआ, वो बड़े टेक लगा के पीछे के बैठा है, और दूसरे में क्या कर रहा है, अपनी ग्लासेस निकाली हुई हैं और बड़े एक वैनिटी वे में, हॉटी वे में उसने एक स्टाइल बनाया हुआ है। तीसरा आप छोटे डॉन को देख सकते हैं, छोटे बच्चे को देख सकते हैं कि बड़े स्टाइल से वो अपनी चेयर के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठा है, उसने ग्लासेस लगाई हुई हैं और टांग पे टांग उसने रखी हुई है। तो ये हॉटी बिहेवियर को शो करते हैं, हॉटी। अगर पेशेंट आपके सामने आके ऐसे बैठता है, वो टेक लगा के ज़रा ऐसे स्टाइल ऐसे बना के बैठता है, ऐसे करके, और टांग पे टांग रखी हो,
बड़ा वो उसके चेहरे से लग रहा हो कि जैसा है उसके अंदर बड़ा गुरूर पाया जाता है, तकब्बुर पाया जाता है, आपको उसके फेस से लग रहा हो, तो वहाँ पे आप रूब्रिक अप्लाई करेंगे हॉटी। तो ऑब्जर्वेशन में हमने हर चीज को देखना होता है, किसी भी पेशेंट की स्माइल, उसके जेस्चर को, उसके पोस्चर को, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जब पेशेंट डॉक्टर चैम्बर में होता है। नेक्स्ट हम इसकी तरफ मूव करते हैं। अक्सर पेशेंट आपके सामने आते हैं और बड़े झुक के ऐसे बैठ जाते हैं, इस वे में, इस पोजीशन में बैठ जाते हैं। तो ये पेशेंट की अक्सर ये जो पोजीशन होती है, ये उसकी एंग्जायटी को शो कर रही होती है। वो आपको सामने ऐसे बैठ जाते हैं, आपकी आँखों में आँखें डालते हैं और ऐसे लगता है जैसे आपको बताने के लिए बहुत बेचैन है वो। तो यहाँ पे रूब्रिक अप्लाई होती है एंग्जायटी। अब आप उसके बाद फर्दर जाएँगे कि आपको किस चीज़ की एंग्जायटी है, क्यों परेशान हैं, किस चीज़ की आप टेंशन लेते हैं, ये आपके फर्दर इंटरोगेशन पे आएगा। इसी तरह कुछ पेशेंट आपके सामने इस तरह आके बैठ जाते हैं। दे आर क्रॉसिंग देयर हैंड, दोनों को इन्होंने क्रॉस किया हुआ है, ऐसे करके बैठे होते हैं। तो ये नॉर्मली ये नेचर शो करती है रिजर्व को, इंट्रोवर्टेड को या कॉवर्ड नेचर को शो करती है। अगर पेशेंट आपके सामने इस तरह के बैठे हैं या उनके जो जेस्चर्स हैं वो ये शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी नेचर ऐसी है। आप उनसे पूछेंगे अच्छा क्या हुआ आपकी लाइफ में? क्या परेशानी है? डॉक्टर कोई ऐसे नहीं है। डॉक्टर आपको बताने का फ़ायदा, डॉक्टर फिर कभी बताऊँगा, अभी नहीं। सो दीस आर द कॉवर्ड। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एलिगेंस। पहले हमने फर्स्ट एडियस को देखा, अब उसके बाद हम एलिगेंस को देखेंगे। एलिगेंस में क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रेसफुल एंड अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस और बिहेवियर, स्पीकिंग वेरी पोलाइटली। अब इसमें हमें कितने वर्ड नजर आए? 3 वर्ड नजर आए। ग्रेसफुल नजर आया, अट्रैक्टिव नजर आया और उसकी स्पीकिंग कैसी है? पोलाइटली। ये 3 चीजें मिलके एलिगेंस बनाती हैं। अगर किसी पेशेंट में आपको ये 3 चीजें मिलती हैं, तो फिर एलिगेंस लगेगा। देखिए अगर वो बड़ा पोलाइटली बोल रहा है, लेकिन उसके अंदर अट्रैक्टिवनेस नहीं है, ग्रेसफुलनेस नहीं है, तो फिर वहाँ पे सिर्फ एक ही रूब्रिक अप्लाई होती है, पोलाइट टू, और उसमें 3 या 4 मेडिसिन आ जाती है। लेकिन अगर उसने ऐसी ड्रेसिंग पहनी हुई है, बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, बड़ा अट्रैक्टिव किस्म का ड्रेस, और वो खुद भी बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, बड़ी ग्रेसफुल लग रही है, तो वहाँ पे रूब्रिक अप्लाई होती है एलिगेंस। इसमें तीनों रेपर्टरीज के अंदर ये रूब्रिक पाई जाती है। कंप्लीट में इसको फोपिश भी ले जाता है, एलिगेंट एंड डैंडी। फोपिश जो होते हैं ये जरा भड़कीले किस्म के लिबास पहनते हैं, बहुत ज्यादा भड़कीले, जिनके अंदर मोती लगे होंगे, बहुत ज्यादा रंगीन होंगे या बहुत ही ज्यादा कलरफुल होंगे। भड़कीले जिसे कहा जाता है, जैसे शादी ब्याह के मौकों पे होता है। इसी तरह अगर पेशेंट ने ऐसा ड्रेस पहना हुआ है तो वहां पे फोपिश। लेकिन अगर उसके साथ उसकी पोलाइटनेस भी है, तो फिर आप उसके साथ रूब्रिक अप्लाई करेंगे एलिगेंस। जैसे ये देखिएगा, इस पिक्चर को आप देखिएगा, ये लिखा है हमारा डेबोनेर लुक्स कैसा लगा, कैसे ग्लासेस पहनी हुई हैं, ड्रेस इनकी देखें, बड़ी अट्रैक्टिव ग्रेसफुल लुक नजर आ रही है। तो सो अगर पेशेंट ऐसे आता है, ग्रेसफुल भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और उसकी जो स्पीकिंग है वो भी पोलाइटली है, तो फिर आप इसके ऊपर एलिगेंस लगाएंगे। इसके अंदर 4 मेडिसिन आई थिंक आती हैं, बल्कि चाइना, लेकेसिस, नक्स, वोमिका, फास्फोरस, प्लेटिना, टेरेक्सियम एंड वेरेटम। ये 7 मेडिसिन इसके अंदर है, सॉरी। इसी तरह ये आप देखें कि बड़ा अट्रैक्टिव ग्रेसफुल उसने ड्रेस पहना हुआ है। अब ये फोपिश नहीं है, इसके अंदर सब चीजें हैं, एलिगेंस, ग्रेसफुल भी है, अट्रैक्टिव भी है, और अगर ये बात करती है, इसके अंदर पोलाइटनेस भी है, तो फिर इसके ऊपर एलिगेंस रूब्रिक अप्लाई होती है। अब हम आज के सेशन की लास्ट रूब्रिक की तरफ चलते हैं और ये है फ्राउन डिस्पोज। लाइक यू सी हियर कि फ्राउन डिस्पोज में क्या है कि जब उसकी
उसकी मूवमेंट आप देखें, आंखों की मूवमेंट देखें, ये अमूमन तब होता है जब वो एंगर, गुस्से की हालत में होते हैं या किसी परेशानी की हालत में होते हैं। तो इनके चेहरे के ऊपर अगर आप आंखों के दरमियान देखें तो वहाँ पे रिंकल्स सी बन जाती हैं। ये अपनी आंखें बड़ी क्लोज सी की होती हैं और उनके दरमियान एक रिंकल्स इस तरह बन जाते हैं। तो इसे कहते हैं फ्राउन डिस्पोज। ये जो फेस की मूवमेंट होती है इसको फ्राउन डिस्पोज कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा सेशन। थैंक यू वेरी मच। Very nice session, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Nice session. जी वेलकम। इसमें आपने पेशेंट के, जब भी आप केस टेकिंग करते हैं तो आपने इन सब चीज़ों को फोकस करना होता है। ऑब्जर्वेशन में चाहे उसकी ड्रेसिंग है, चाहे उसके जेस्चर है, चाहे उसकी पोस्चर है, हर चीज़ को सामने रखना होता है। तो ये वो रूब्रिक्स हैं जिनको आप इजीली पिक कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तेज तरीके से राइट सेमिलम तक पहुंच सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप एक राइट सेमिलम तक ना पहुंच सकें। हमेशा याद रखिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथी काम करती है पेशेंट पे, डिजीज पे नहीं। ड्यूरिंग द डिजीज उसका कैसा एटीट्यूड है, उसका बिहेवियर, उसके पोस्चर, उसके जेस्चर, उसकी ड्रेसिंग, ये उसकी स्टेट ऑफ माइंड, ये सब चीजें मिलके पेशेंट की राइट सिमिलम निकाल रहे होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज का ये सेशन था। मजीद हम ऐसे सेशन ऐसे और भी कंडक्ट होंगे। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू। Yes, sir.